क्लास 9 के एसएसटी सब्जेक्ट के इकोनॉमिक पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर को। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए कि भारत में जो पॉवर्टी लाइन है वह किस तरह से एस्टिमेट की गई है। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो है चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब हम लोग से साइज़ की बात करते हैं। तो देखिए, जो कोई भी व्यक्ति है ना, वो गरीब कब होता है? जब उसकी जो इनकम है, उसके कंजप्शन लेवल जो है ज़्यादा गिर जाते हैं। मतलब कोई 100 रुपये कमाता है और 2000 रुपये उसका खर्च है, उसकी फैमिली में इतने लोग हैं, है ना, तो फिर वो पॉवर्टी लाइन के बिलो द आ जाता है। तो वही हम लोग लिखेंगे इसमें कि हमें जो मिनिमम लेवल है ना, नेसेसरी आवश्यक चीज़ें जो हमें ज़रूरत है, बिल्कुल उसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, उन सब को लेके जो बेसिक नीड है हमारा, उससे अगर हमारा इनकम जो है कम है तो फिर हम पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जाते हैं। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं। फिर इसमें आप लिख सकते हैं, ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म, दिस इज कॉल्ड द पॉवर्टी लाइन। फिर अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें, चूँकि आपको इंडिया से पूछा जा रहा है कि आप इंडिया के पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब कीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि इंडिया में ना जो पॉवर्टी लाइन है वो उसके लिए क्या निर्धारित किया गया है, एप्रोप्रिएशन क्या दिया गया है, ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। कैसे, कौन सी चीज़ें? क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। अगर इन सब चीज़ों की पूर्ति किसी भी व्यक्ति की हो पा रही है ना, तो वो क्या है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। और यदि इन सब चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। तो हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, ये हमारे यहाँ मल्टीपल हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा इसके प्राइस जो है रुपीज़ में बढ़ते चले गए। इस वजह से जो पॉवर्टी लाइन है वो आ गया, हमारे यहाँ गरीबी आ गई। द नंबर्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन वेरी। हर जगह जो है ये गरीबी का जो स्तर है देश में हमारे, वो अलग अलग है। गांव में कहीं ज़्यादा है, कहीं शहर में कम है, कहीं कहीं शहर में ज़्यादा लोग गरीब हैं और गाँव में कम है। तो सिंस द इकोनॉमिक ऑफ लिविंग इन द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लिविंग इन अर्बन पार्ट्स, द पॉवर्टी लाइन डिडक्टेड फॉर द इंडिविजुअल लिविंग इन द रूरल एरियाज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट डिडक्टेड फॉर इंडिविजुअल लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो हर जगह हमें इसमें अलग अलग देखने को मिलता है। इसमें आप इतना बना के लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि जो हमारे यहाँ पे जो मेथोलॉजी है ना, जो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किया गया है, क्या वो एप्रोप्रिएट है, मतलब वो पर्याप्त है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, द प्रेजेंट मेथोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन टेक्स इनटू अकाउंट ए मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन ए रीजनेबल लिविंग लेवल ऑफ लिविंग, है ना। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, किसी व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा इफ़ his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs, while ensuring the minimum necessary in terms of income is indeed essential for India to bring a large section of its population out of the clutches of poverty, है ना। The government must also focus its attention upon the broader element of human poverty, जो गवर्नमेंट है वो इस पे ध्यान तो देती ही है ना। और साथ ही साथ a future state may be achieved wherein everybody is able to feed himself or herself. However, in counting presence of factors like literacy, lack of job opportunities, lack of proper healthcare and sanitation, caste and gender discrimination, such a state cannot be called a poverty free state. मीन्स जो भी कुछ हमारे यहाँ मेथोलॉजी है पॉवर्टी के एस्टिमेशन का, वो ठीक है, लेकिन हमें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो ये मेन फैक्टर है, जैसे इलिटरेसी का, है ना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हमारे यहाँ जॉब की भी कमी है ना, और साथ ही साथ इसको एक्सेस करने के लिए प्रॉपर हेल्थ केयर भी नहीं मिलता, सैनिटेशन नहीं मिलता, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है पॉवर्टी फ्री स्टेट नहीं है। हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया गया है वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के सभी लोग अमीर हैं, हम लोग भी बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। 1973 से हमारे देश में जो पॉवर्टी का ट्रेंड रहा है वो किस तरह से रहा है। तो आप
इसमें लिख सकते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन का रेशियो रहा है हमारे इंडिया में वो 55% लगभग 1973 से 33% कब हो गया 93 में। यानी पहले 55% था और जब 93 आया तब कितना घट कर हो गया 36% हो गया। तो ये जो प्रपोर्शन है लोगों का ना पॉवर्टी लाइन में, ये जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लगभग 26% नीचे आ गया 2000 में। देखते हैं ऑल ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 1972 टू 1993। द नंबर ऑफ पुअर रिमेन स्टेबल अराउंड 320 मिलियंस फॉर ए फेयरली लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक हमारे देश में लगभग 320 मिलियन लोग गरीब बने रहे। जबकि अगर हम लोग देखें तो जो आज का लेटेस्ट एस्टिमेट है ना, उसमें जो लोग हैं उनकी संख्या अगर देखें पॉवर्टी लाइन वाली तो लगभग 260 मिलियन है ना, यानी घट गए हैं। तो ये हमें आंकड़े देखने को मिलते हैं। अगर हम रूरल एंड अर्बन पुअर हैं, जैसे कि जो पॉवर्टी ट्रेंड्स आल्सो इंडिकेट दैट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज़ ए मच बिगर मीनेंस इन द रूरल एरियाज देन इट इज़ देन अर्बन एरियाज। जो गांव के एरिया हैं वहाँ पे जो है ज़्यादा हमें गरीबी देखने को मिलती है इन अ मीनेंस के रूप में। और अगर हम बात करें कि एज ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द विलेज द ग्रेटर नंबर ऑफ पुअर आल्सो रिसाइड इन द विलेज। तो अगर हम लोग देखें कि जो अधिकांश जो भाग हैं, जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहाँ से बिलोंग करती है, गाँव से बिलोंग करती है। इसलिए जो गांव होंगे वो जो गरीब होंगे वो भी अधिकतर कहाँ से बिलोंग करेंगे, गांव से बिलोंग करेंगे। अब बात करते हैं वैल्यूरेबल ग्रुप्स की। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लुक एट द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स इन द कंट्री। देश में हमारे जितने भी इकोनॉमिक सोशल ग्रुप हैं उनमें अगर उनकी बात करें हम लोग, तो जो कंट्री है हमारी ना, उसमें जो शेड्यूल ट्रिब्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, या फिर रूरल एग्रीकल्चर के लेबर हैं, या फिर अर्बन कैजुअल लेबर जो हैं, जो शहर में रहने वाले लेबर हैं, टर्न आउट टू बी द ग्रुप्स मोस्ट वैल्यूरेबल टू पॉवर्टी। ये सब ज़्यादा जो है वैल्यूरेबल पॉवर्टी के लिए माने जाते हैं। Through the average of people below the poverty line for all groups in India 26. The average of these groups are higher than average Indian poverty ratio। और यह जो रेशियो है यह क्या है, यह बहुत ज़्यादा हाई है किसी भी सोशल ग्रुप को लेके। तो इसमें एक पुअर स्टेट की बात भी आप डिस्कस कर सकते हैं। पुअर स्टेट में आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि जो पॉवर्टी है ना वो हर जगह अलग अलग होती है ना, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, उसके कुछ फैक्टर होते हैं। अगर हम बात करें स्टेट टू स्टेट, ये क्या है, हर जगह वेरी कर जाती है। अगर 20 स्टेट की बात करें, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, तो जो पॉवर्टी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा लेस देन है, लगभग 26 के एवरेज से। और अगर अदर जो सेक्शन है पॉवर्टी के रेशियो अगर उनमें हम लोग कंपेयर करें तो लगभग जो है उड़ीसा, बिहार और ये सब जो है सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट आ जाते हैं, जहाँ पर जो पॉवर्टी रेशियो है वो 47 एंड 43% रिस्पेक्टिवली है। On the other hand, the state like Kerala, Gujarat, Punjab, Jammu and Kashmir have shown a significant decline in poverty। कुछ इसमें गिरावट देखने को मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से भारत में गरीबी है, पॉवर्टी है। तो बहुत सारे मेजर रीज़न है, हम लोगों ने चैप्टर में बहुत सारे देखे थे। तो सबसे पहले में ही हमको ये पता है कि जो कॉलोनियल रूल था ना ब्रिटिश का, वो भी बहुत ज़्यादा हमें इसमें इम्पैक्ट देता है। कैसा रूल था वो, या वेंट थ्रू ए लॉन्ग फेज ऑफ लो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे वो सब जो है हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट से उन सबको डिस्करेज करते हैं, और डेवलपमेंट जो थी इंडस्ट्रीज़ की जैसे टेक्सटाइल वगैरह की, इन सबको भी डिस्करेज करते हैं। यह भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमारे यहाँ अभी तक जो गरीबी है उसके लिए। सेकेंड का रीज़न है लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और जबकि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारा इकोनॉमिक कैसा है, वो बहुत ज़्यादा लो है, उसकी ग्रोथ लो है, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, वो हाई है। यह भी एक सेकेंड फैक्टर आप इसमें बना के लिख सकते हैं। थर्ड है इसमें रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी भी आप बता सकते हैं कि जो इफेक्ट है एग्रीकल्चर का, रूरल डेवलपमेंट का, वो अभी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। किसी किसी हिस्से में देश के डेवलपमेंट हो रहे हैं, बाकी की कंट्री में तो ऐसे ही कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिख रहा है रूरल सेक्टर में। इस वजह से भी जो है पॉवर्टी हमारे देश में अभी तक बनी हुई है। तो हम लोग इसमें बता सकते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज़ इज़ ए मेजर रीज़न फॉर हाई पॉवर्टी रेट्स इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो इनकम है ना लोगों की, वो भी इनइक्वल है, असमान है, यह भी जो है मेन रीज़न है। इसमें एक और बात लिख सकते हैं हम लोग कि जो गवर्नमेंट है ना वो फेलियर टू द प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव टू टेकल द इश्यू ऑफ इनकम इनक्वालिटीज़ हैज़ कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूएंस ऑफ पॉवर्टी इन विलेज। जो सरकार है वो अभी इसमें फेल रही है, असफल रही है कि जो गाँव में लोगों की इनकम है वो किस तरह से इनइक्वल ना रहे, बराबर की जा सके।
फोर्थ हेडिंग आप इसमें लिख सकते हैं अर्बन पॉवर्टी, शहरों में कैसी गरीबी है। भाई जॉब जो है ना शहरों में मिलती है, और शहरों में जो जॉब है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इस सब के पास इतनी पर्याप्त जॉब नहीं है कि जो जॉब सीकर हैं उनको जॉब मिल सके। अनएबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, मेनी पीपल स्टार्ट वर्किंग एज रिक्शा पुलर, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट etc। शहरों में जिन लोगों को काम नहीं मिलता, जिनको जॉब नहीं मिलती, पढ़ाई करने के बाद जिनको जॉब नहीं मिलती, वो लोग क्या करेंगे, अपना खुद का काम करने लगते हैं। कोई रिक्शा पुलर हो जाता है, कोई वेंडर हो जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हो जाता है, और कोई डोमेस्टिक सर्वेंट भी हो जाता है। विथ इरेगुलर एंड स्मॉल इनकम्स दीज पीपल कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग, ये लोग महंगे खर्च भी नहीं उठा सकते घरों के, है ना। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दे स्टार्ट लिविंग इन स्लम, इसलिए झोपड़पट्टियों में रहना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से जो पॉवर्टी है ये लार्जली रूरल फिनोमिन सम टाइम बैक हैज़ बिकम द डोमिनेंट फेलर ऑफ अर्बन इंडिया एज वेल एज, तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेलर का रीज़न रहा है। फिफ्थ में आप सोशो कल्चर फैक्टर भी इसमें बता सकते हैं कि जो वेरियस सोशियो कल्चर फैक्टर हैं, जैसे कास्ट के और जेंडर के, डिस्क्रिमिनेशन के, और जो सोशल एक्सक्लूजन है वो भी जो है कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉवर्टी में। तो फिफ्थ क्वेश्चन में फिर आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वैल्यूएबल टू पॉवर्टी इन द इंडिया। इंडिया में, हमारे देश में कौन से सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं जो कि मोस्ट वैल्यूएबल यानी अधिक बहुत ज़्यादा गरीब माने जाते हैं। तो देखिए जो प्रपोर्शन है लोगों का वो पॉवर्टी लाइन के इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स, हर एक सोशल ग्रुप में अलग अलग है, किसी के ज़्यादा लोग गरीब है, किसी ग्रुप में कम गरीब है ना। तो द सोशल ग्रुप ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स and the economic groups of rural agriculture laborers and urban casual laborers are not ones the most vulnerable to the poverty। और इसमें आप देख सकते हैं द पॉवर्टी रेशियो फॉर ईच दीज ग्रुप्स आर हायर देन एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो। अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रुप्स वीमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सबसे ज़्यादा गरीब किसको काउंट किया जा रहा है, आप देख रहे हैं वीमेन को, एल्डरली पीपल को, फीमेल इन्फेंट्स को, ठीक है। ये सारे जो सोशल के और इकोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं ना वो ज़्यादा पुअरेस्ट ऑफ पुअर माने जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट स्पाइसिस इन द पॉवर्टी इंडिया। अब आपको इसमें ब्रीफ देना है कि जो भारत देश में गरीबी है उसके कौन कौन से डायस्परीज हैं। तो देखिए आप इसमें बता सकते हैं कि जो प्रपोर्शन रहा है गरीबों का वो हर जगह सेम नहीं है। थ्रो देयर हैज़ बिन ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन एवरी स्टेट फ्रॉम अर्ली सेवेंटीज़ के दशक से अगर हम लोग देखें तो तब से ये गरीबी बनी हुई है। जो सक्सेस रेट है रिडक्सिंग गरीबी को कम करने का वो वेरी करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पाया जाता है। अगर हम अपने 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो जो पॉवर्टी रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा लेस देन द नेशनल एवरेज ऑफ 26, बहुत कम हो गया है। इन अदर पॉवर्टी रेशियो हायर इन द नेशनल एवरेज एमंग दीज, कौन कौन से इसमें आ जाते हैं, उड़ीसा, बिहार, है ना, और ये सारे कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट, ये सबसे ज़्यादा गरीब माने जाते हैं। पॉवर्टी रेशियो 47 एंड 43% रिस्पेक्टिवली इन दोनों जगहों पर पाया जाता है। बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी आर क्विट हाई इन दीज स्टेट। इन स्टेट में अगर अब शहरों की बात करें या ग्रामीण इलाकों की बात करें दोनों का जो पॉवर्टी रेट है वो हाई है। ऐसा नहीं है कि शहरों में ज़्यादा लोग गरीब हैं या गाँव में ज़्यादा लोग गरीब हैं, दोनों का हाई है। ऑन द अदर हैंड स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल हैव शोन ए significant decline in poverty. Public dissemination of food grains, focus on human resources development, high agriculture development, and the land reform measures are some of the factors responsible for decline in poverty in these states। इन स्टेटों में ये सारे रीज़न हैं। सेवेंथ में है डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। आपको अभी इंडिया का आप बता रहे थे, अब आप ग्लोबल बताइए कि पॉवर्टी के क्या ट्रेंड्स हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो ग्लोबल जो प्रपोर्शन है लोगों का डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि लेस देन द $1 पर डे हैज़ फॉलन फ्रॉम 28% इन 1921 और जो है 21% कब 2001 में। तो ये जो रेट है आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। देयर हैज़ बीन ए रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी सिंस 1980 से बहुत ज़्यादा हमें सब्सटेंशियल टाइप से पॉवर्टी जो लाइन है उसमें गिरावट देखने को मिला है। However, the reduction in poverty is marked with the great regional difference। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अंतर हमें देखने को मिलते हैं इसके आंकड़ों में। ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन द चाइना एंड साउथ ईस्ट इंडिया कंट्रीज़। तो अगर हम बात करें चाइना की और साउथ ईस्ट इंडियन कंट्रीज़ की तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हम लोग ने चैप्टर में पढ़ रखा है पहले 1, 2, 3 के चैप्टर में कि जो ह्यूमन रिसोर्स क्या है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब लोगों को
एजुकेट करना, है ना, लोगों का यूज़ करना। भाई ह्यूमन एक रिसोर्स है, ठीक है, इतना ज़्यादा माइंड है ह्यूमन के पास। उस रिसोर्स पे काम किया है चाइना ने और साउथ ईस्टर्न की जो एशियन कंट्रीज़ हैं, और इसलिए वहाँ की पॉवर्टी लाइन में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगर हम अदर हैंड की बात करें तो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब जो है ना डिक्लाइन नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मतलब बहुत कम धीरे धीरे यहाँ पे सुधार देखने को मिलते हैं इनके आंकड़ों से, इनके रेशियो से, जो भी हमें पॉवर्टी लाइन के देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेशियो पॉवर्टी की लैटिन अमेरिका में, तो वो रिमेन सेम ही है, वहाँ पे उसी के उसी लोग पड़े हुए हैं, उतने गरीब हैं। इन सब सहारन अफ्रीका में अगर बात करें तो जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गई है, फ्रॉम 41% टू 90 कब 1981 में, और 46% हो गया था 2001 में। जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं ना, इससे पता चलता है जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब अभी बहुत ज़्यादा लार्ज परसेंटेज में यहाँ के लोग अंडर पॉवर्टी में रह रहे हैं। पॉवर्टी हैज़ आल्सो resurfaced इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रसिया, वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। जहाँ पर ये रसिया जैसे कंट्री में जहाँ पर ये सब नहीं था, गरीबी वहाँ पर नहीं थी, आज वहाँ पर जो है इस तरह के फॉर्म हमें देखने को मिलता है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द करेंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी पॉवर्टी एलिवेशन। जो आज के आधुनिक गवर्नमेंट है उसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी है उसके पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। तो हम लोगों ने तो उसके इस बारे में भी पढ़ा है, जिसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है ना गवर्नमेंट की गरीबी हटाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है और प्रोवाइड कराती है रिसोर्सेज को कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाए। आल्सो सो दैट द पुअर कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड सेवरल एंटी पॉवर्टी स्कीम टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत सी योजनाएं जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं प्रेजेंट टाइम में, जिससे कि पॉवर्टी कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो जैसे एक डिस्कस करें हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है प्रोग्राम, और जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ना, अंत्योदय अन्न योजना है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, एंड प्रपोजल फॉर स्टेब्लिशिंग नेशनल एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स आर सम ऑफ द एंटी पॉवर्टी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करके लिख सकते हैं कि ये सारी जो है प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं। हाउएवर डिस्पाइट द गुड इंटेंशन ऑफ दिस स्कीम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ना, लेकिन जो बेनिफिट है ना वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहा है गरीबों के पास। हेंस द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन ऑन द प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसलिए अभी तक जितने भी प्रोग्राम चलाए गए उनका पूर्ण रूप से हमें लाभ नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन 9th में आपसे पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चन है इसमें, आपको बताना है फर्स्ट में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी। आप ह्यूमन पॉवर्टी से क्या समझते हैं। तो देखिए इसमें आप इसमें लिख सकते हैं कि ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है दैट गोज बियॉन्ड द लिमिटेड व्यू ऑफ पॉवर्टी एज लैक ऑफ इनकम। जिनके पास पैसे कम है वो पॉवर्टी लाइन में अपने आप ही नीचे आ जाएंगे, है ना। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, इट रिफर्स टू द डेनियल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल टू मेंटेन ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यह भी बताता है इलिटरेसी या फिर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी चीज़ें ना ह्यूमन पॉवर्टी की कंपोनेंट कहलाती हैं। यानी हम लोग क्या समझते हैं ह्यूमन पॉवर्टी से, तो ये सारी बातें इसमें लिख सकते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सबसे ज़्यादा पुअर कौन है ना, सभी लोगों में। तो देखिए जो वीमेन का सेक्शन है या फिर जो फीमेल इन्फेंट्स हैं, एल्डरली लोग हैं, ये सभी लोग पुअरेस्ट ऑफ पुअर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं भाई, विद इन एच इंडिविजुअल सफ़र मोर देन अदर्स। ये सब लोग जो है ना किसी गरीब परिवार में है ना, तो ये सब लोग अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सफ़र करते हैं। दे आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली। इन लोगों को जो है घरों में जो रिसोर्सेज हैं खाने पीने की, वो जो है इक्वल एक्सेस के रूप में नहीं मिल पाती, इनको डिनाइड कर दिया जाता है, इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके मेन फीचर क्या है। तो मेन फीचर इसमें आप लिख सकते हैं, इसके मेन फीचर हैं कि भाई जो ये एक्ट है ना एश्योर करता है कि 100 दिन का आपको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट हर साल हर घर वाले को मिलना चाहिए, हर घर वाले को मिलेगा, जो हाउस होल्डर है उसको मिलेगा। इनिशियली कवरिंग 200 डिस्ट्रिक्ट, द एक्ट वुड बी एक्सटेंडेड लेटर ऑन द कवर ऑफ 600 डिस्ट्रिक्ट। या पहले 200 जिलों में काम किया, अब ये बढ़ के 600 जिलों में काम कर रहा है या योजना
काम कर रही है, यह एक्ट काम कर रहा है। थर्ड चीज़ क्या है भाई, थर्ड बेनिफिट है 1/3 ऑफ जॉब्स आर रिजर्व फॉर वीमेन। इसमें जो सीट है ना कि 100 दिन के लिए काम मिलेगा, तो कितने लोगों को काम मिलेगा, उन लोगों में 1/3 सीट जो है वीमेन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।